यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 5 मेथड कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लास्ट मेथड जो है वो करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, डेट इज द कैपेम। कैपेम बोले तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। प्लस में इसके साथ में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और फिर चारों स्पेसिफिक कॉस्ट जब हमारी हो जाएंगी तो उसके बेस पर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और फिर चैप्टर की समरी। ओके, हाँ जी, मतलब आज की क्लास में इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बात करता हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तो आप लोगों को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट करना बहुत ही टिपिकल काम होता है। उसके पीछे रीजन जो है वो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हमारे पास कूपन रेट होता है जो बेस फिगर बनता है, मतलब इंटरेस्ट रेट के बेस पर हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए हमारे पास बेस के तौर पे जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वो डिविडेंड का रेट होता है, ओके, जिसके बेस पर हम लोग जो है वो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इक्विटी का, तो इक्विटी के ऊपर जो है इक्विटी के लिए कंपनी की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। मतलब डिबेंचर के केस में कंपनी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि डिबेंचर को जो है वो कंपनी वालों को हमेशा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डिबेंचर के ऊपर कंपनी को जो है वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर के लिए भी अपने पास फाउंडेशन है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी फिक्स रेट से जो अपने को डिविडेंड का भुगतान करना पड़ेगा। बस एक कंडीशन है, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करूंगा मैं किसका, प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो है वो आपको डिविडेंड का भुगतान करना होता है अगर कंपनी में प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर कंपनी जो है वो प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड का भुगतान नहीं करती है। लेकिन जो रेट होता है, जिस रेट से आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है, वो क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। ओके, लेकिन इक्विटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इक्विटी में कभी देखा, जैसे डिबेंचर में आपने देखा 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर देखा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन क्या आपने कभी इक्विटी में देखा ऐसा 12%, 13%? मतलब क्या इक्विटी में आपने कभी भी कूपन रेट को जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में अटैच देखा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ, इक्विटी की कंपटीशन थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल था। लेकिन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मेथड थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ मेथड थे जो डिविडेंड के ऊपर बेस्ड थे, कुछ थे जो इक्विटी के ऊपर बेस्ड थे, और कुछ थे आपके रिलाइज यील्ड मेथड। तो डिविडेंड के ऊपर जो बेस्ड थे वो था डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। फिर अर्निंग वाले जो थे वो था तीसरा मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ। फिर पांचवा जो मेथड था हमारे पास में वो था आपका कौन सा, रिलाइज यील्ड, जिसके अंदर हम पास्ट में जो आपने कमाई है उसी को ही जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेंगे। और फिर एक हमने पढ़ा था, अगर न्यू शेयर को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, तो उनकी कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करना है। तो अभी तक 5 मेथड हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंप्यूटेशन के कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कैपेम को पढ़ने वाले हैं। कैपेम जो है बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, डेट इज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा आपका रिस्क रिटर्न ट्रेडो जो है वो आपका कवर होने वाला है। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी करें तो आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होगा उसके अंदर आपको मिलेगा दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, दोनों पेपर का स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, हर सब्जेक्ट की हम लोगों ने प्रॉपर बुक्स बनाई हुई है। जैसे अभी हम जो है वो बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस फाइनेंस की ये हमारी जो है वो बुक है, बिजनेस फाइनेंस की अपडेटेड किताब है, नई बुक जो है वो आ गई है। तो हर एक मैटर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो आपको वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगा वही सब जो है वो आपको किताब में देखने को मिलेगा। तो अलग से सेपरेटली आपको जो है वो नोटिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस में आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेक्चर लाइक दिस, जैसे ये वीडियो लेक्चर, इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। प्लस में मिलेगा रिविजन करने के लिए रिविजन की वीडियो सेपरेटली, प्लस में आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQs। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का जो नाम है डेट इज द कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बोलता है अनदर टेक्निक जो आई है क्या करने का, जिसको हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, डेट इज द कैपेम अप्रोच। वी फर्स्ट डिस्कस द कैपेम एज एन अप्रोच टू मेजर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इट इज डिस्क्राइब सब्सिक्वेंटली द कैपेम एक्सप्लेन द बिहेवियर। ध्यान से सुनना, कैपेम क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये बिहेवियर
बिहेवियर एक्सप्लेन करता है किसका, सिक्योरिटी के प्राइस का, एंड प्रोवाइड ए मैकेनिज्म वेयर बाय इन्वेस्टर कुड असेस द इंपैक्ट ऑफ प्रपोज सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट ऑन देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। इन अदर वर्ड्स इट फॉर्मली डिस्क्राइब द रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब जो आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो आपकी सिक्योरिटी में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को लेके आता है। अब ये क्या बुलाए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो इसको समझना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी कि रिस्क में और रिटर्न में ट्रेड ऑफ होता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सिक्योरिटी है लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इसके अंदर जितना रिस्क था अगर उससे रिस्क अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई भी किसी भी तरह का रिस्क, चाहे वो आपका बिजनेस रिस्क हो चाहे आपका फाइनेंशियल रिस्क हो, ओके, अगर कोई भी तरह का रिस्क जो है अगर वो क्या होगा, बढ़ेगा, अगर रिस्क बढ़ेगा तो इन्वेस्टर जो है वो मोर रिस्क के लिए वो कंपनसेशन की डिमांड करेगा। मतलब एक इन्वेस्टर जो है वो एडिशनल रिस्क तब तक नहीं उठाएगा जब तक उस एडिशनल रिस्क को कंपनसेट करने के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम जो है वो नहीं मिलता। इसका मतलब ये है अगर रिस्क बढ़ेगा तो इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न की भी ज्यादा डिमांड करेगा। वो ये बोलेगा अगर मेरा रिस्क बढ़ा है तो मेरे रिटर्न को जो है वो भी क्या करो, बढ़ाओ। अगर रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न नहीं बढ़ रही है तो ट्रेड ऑफ नहीं है, तो इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं इस सिक्योरिटी को कभी भी बाय नहीं करूंगा और मैं तो इसको सेल करके निकल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो रिस्क परसेप्शन जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, तो उस सिक्योरिटी की रिस्क को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम की डिमांड जो है इन्वेस्टर के द्वारा की जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रिस्क और रिटर्न के अंदर क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। अब यहां पे हम ये बोलते हैं अगर रिस्क जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो नेचुरल बात है इन्वेस्टर रिटर्न की डिमांड क्या करेगा, ज्यादा, और अगर रिस्क जो है वो क्या होगा, कम होगा, तो नेचुरल बात है वो कम रिटर्न पे भी जो है उस सिक्योरिटी को जो है वो परचेज कर लेगा क्योंकि उसके अंदर रिस्क नहीं है। लाइक अगर मैं बात करता हूं जैसे गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उनके अंदर जो हम एफडी करवाते हैं या कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उसमें अगर आप एफडी करवाएंगे तो उसमें रिस्क कम है, लेकिन रिस्क कम है तो नेचुरल बात है रिटर्न भी कम मिलता है। वही अगर बात करूं मैं कैपिटल मार्केट का, इफ यू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट देन देयर, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है तो नेचुरल बात है वहां पे रिटर्न के जो प्रोस्पेक्ट है वो भी जो है वो क्या है, बैंक के मुकाबले में ज्यादा है। तो यहां पे क्या है, ट्रेड ऑफ है। जब कभी भी आप किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं कि क्या सिक्योरिटी की रिटर्न में और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क है क्या उनके अंदर ट्रेड ऑफ है भी या नहीं है। ओके, तो ये जो मेथड है, कैपम जो मेथड है, ये आपको इसी ट्रेड ऑफ के ऊपर ट्रेड ऑफ का जस्टिफिकेशन देगा। इसका मतलब एक इन्वेस्टर जब किसी सिक्योरिटी में पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो वो किन किन बातों को ध्यान में लेके आएगा, तो उसी के जस्टिफिकेशन के लिए जो है वो ये मेथड जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया। आइए अब इसकी हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लो जी, बोलता है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, इसकी ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर जो है वो बेस्ड है, लाइक एफिशिएंसी सिक्योरिटी मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रेफरेंस। अब इसकी अजम्पशन को पहले थोरोली पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बार पेपर के अंदर आती है कि कैपम मॉडल की जो है वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो ये जितनी भी अजम्पशन है वो मैंने लिखा हुआ है। पहली अजम्पशन जो है वो ये है कि ऑल इन्वेस्टर हैव कॉमन एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ द रिटर्न अमंग ऑल सिक्योरिटी। इसका मतलब सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी भी सिक्योरिटी को लेकर के वो कैसी है, कॉमन है। इसका मतलब अगर मैं किसी सिक्योरिटी से ये डिमांड करता हूं कि वो सिक्योरिटी जो है वो 10% की रेट से जो है वो क्या दे, रिटर्न देना चाहिए उसको, तो आप भी यही डिमांड करते हैं। दूसरा, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बारे में जो है वो क्या है, कॉमन नॉलेज है। अगर आपको ये मालूम है कि फ्यूचर के अंदर रेट बढ़ेंगे तो मुझे भी ये मालूम है कि फ्यूचर के अंदर रेट बढ़ेंगे। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर नो टैक्स रेट, कंट्री के अंदर जो है वो कोई भी टैक्स रेट नहीं है। देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। इसका मतलब अगर आप जो है वो अनलीवर्ड फर्म से, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर ओनली शेयर कैपिटल है, अगर आप उसके सिक्योरिटी को सेल करके और लीवर्ड फर्म में, लीवर्ड फॉर्म कौन सी, जिसके अंदर शेयर तो है ही और प्लस में डिवेंचर भी है, अगर यहां पे आप पैसा लगाओगे तो आपके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नहीं आएगी। मतलब पुरानी सिक्योरिटी को बेचने पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी और ना ही नई सिक्योरिटी को परचेस करने पर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। और फिर लास्ट जो है वो ये, नो सिंगल इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंटली। मतलब एक अकेला इन्वेस्टर जो है वो मार्केट प्राइस को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। तो हम जब इस कैपम मॉडल को पढ़ेंगे तो इन सब अजम्पशंस को हम ध्यान में रखेंगे, इनको ध्यान में रख के ही हम लोग जो है वो कैपम मॉडल
मॉडल को स्टडी करेंगे। आइए, इंप्लीकेशन ऑफ द इन्वेस्टर प्रेफरेंस अजम्पशन इज दैट ऑल इन्वेस्टर प्रेफर द सिक्योरिटी। प्रेफरेंस का मतलब यहां पे क्या है कि हर इन्वेस्टर प्रेफर करेगा उस सिक्योरिटी को जो प्रोवाइड करेगी हाईएस्ट रिटर्न फॉर ए गिवन लेवल ऑफ द रिस्क और द लोवेस्ट रिटर्न ऑफ रिस्क फॉर ए गिवन लेवल ऑफ द रिटर्न। दैट इज इन्वेस्टर जो है वो कैसा है, रिस्क एवर्स है। रिस्क एवर्स का मतलब जो है वो क्या, वो रिस्क को इग्नोर करना चाहता है, वो रिस्क से बचना चाहता है, वो रिस्क उठाना नहीं चाहता है। आगे, अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि रिस्क जो है ना वो कितने तरह का है। तो अगर मैं बात करूंगा रिस्क का, तो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क है, तो रिस्क जो है सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का वो दो तरीके का, एक होता है डाइवर्सिफाइबल, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अनसिस्टमैटिक। एक होता है अनडाइवर्सिफाइबल, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जो सिस्टम की वजह से होता है, जो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। मतलब ये जो रिस्क होता है डाइवर्सिफाइबल या अनसिस्टमैटिक, इसको हम लोग जो है वो दूर कर सकते हैं। इसका मतलब इस रिस्क को जो है वो हम दूर कर सकते हैं। बट ये जो रिस्क है नॉन डाइवर्सिफाइबल या सिस्टमैटिक, ये तो रिस्क वो है जो हमको जो है वो उठाना पड़ेगा, ये तो उठाना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहली बात तो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर रिस्क की बात करते हैं, कोई भी सिक्योरिटी लाइक शेयर्स हो गया, लाइक डिबेंचर हो गया, लाइक प्रेफरेंस हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो भी अगर कोई रिस्क है तो वो दो तरीके का होता है। एक रिस्क तो होता है जो कैसा होता है डाइवर्सिफाइबल नेचर का, जिसको आप लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो की मदद से, और एक रिस्क ऐसा होता है जो होता है नॉन डाइवर्सिफाइबल नेचर का, जिसको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, जो सिस्टम की वजह से होता है, जो रिस्क आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट का मतलब कौन सा, डाइवर्सिफाइबल, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। द फर्स्ट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन, ये वो पोर्शन है किसका, टोटल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट का, दैट कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन, जिसको आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो, किसकी मदद से, डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से। द इवेंट और फैक्टर दैट कोज सच रिस्क वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, मतलब ये जो रिस्क होता है ये फॉर्म टू फॉर्म रिलेटेड होता है। इसका मतलब एक फॉर्म में ज्यादा भी हो सकता है, एक में कम भी हो सकता है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फॉर्म में रिस्क हो ही ना, ठीक है ना। तो ये फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है। वही अगर बात करूंगा नॉन डाइवर्सिफाइबल का, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, मतलब वो सभी फॉर्म के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है और सभी को वो उठाना ही उठाना पड़ता है। आइए, तो बोलता है जो आपका डाइवर्सिफाइबल है, जिसको आप दूर कर सकते हैं, वो कौन सा रिस्क होता है, लाइक मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी एंड डिसीजन, ये हर मैनेजमेंट का अलग अलग है, आपकी कंपनी में स्ट्राइक है दूसरे में नहीं है। यूनिक गवर्नमेंट रेगुलेशन अवेलेबिलिटी, क्या पता आपको कोई बेनिफिट मिल गया हो, अदरवाइज ऑफ द रॉ मटेरियल, कंपटीशन हो गया, लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म एंड सो ऑन। तो ये जो रिस्क होता है, इस रिस्क को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। पहले तो डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी आर ऑफ टू टाइप, वन इज द डाइवर्सिफाइबल, अनदर वन इज द नॉन डाइवर्सिफाइबल। मतलब फर्स्ट वन इज द डाइवर्सिफाइबल आल्सो नोन एज द अनसिस्टमैटिक, एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल आल्सो नोन एज द सिस्टमैटिक। ठीक है जी, अब जो है अगला सिस्टमैटिक या नॉन डाइवर्सिफाइबल, ये कौन सा होता है, इट इज रिलेटेड टू द फैक्टर जो अफेक्ट करता है सभी फर्म को, मतलब ये वो रिस्क है जो सभी फर्म को उठाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन डाइवर्सिफाइबल, इसको आप लोग जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। इलस्ट्रेटिव सोर्स ऑफ सच रिस्क आर इंटरेस्ट रेट चेंज, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर चेंज, चेंज इन द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल चेंज एंड सो ऑन। मतलब ये वो रिस्क है जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कंपनी इसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेट, स्पेशल लिखा हुआ है, जो अनसिस्टमैटिक नेचर का जो रिस्क होता है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसका मतलब उसको आप दूर कर सकते हो। जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है उसको आप दूर कर सकते हो इन्वेस्टर थ्रू द किससे, डाइवर्सिफिकेशन की मदद से। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है इज द ओनली रेलिवेंट रिस्क, मतलब ये तो आपको उठाना ही पड़ेगा। ओके, देयरफॉर इन्वेस्टर शुड बी कंसर्न अकॉर्डिंग टू द केपम सोनली विद द, तो इन्वेस्टर का यहां पे जो मेन कंसर्न का पॉइंट है वो क्या होता है, वो है ओनली नॉन डाइवर्सिफाइबल। क्यों, क्योंकि जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है ना उसको तो हम वैसे भी दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा जो कंसर्न है मेन वो क्या है, वो है आपका कौन सा, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। आइए, systematic risk can be measured in relation to the risk of the diversified portfolio, which is common referred to as the market portfolio or the market. According to the KPM, non-diversifiable risk जो होता है of an investment or security or asset is assessed in terms of the beta
कोफिशिएंट। इसका मतलब जो आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है या जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीटा। मतलब बीटा मेजर करता है किसको? सिस्टमेटिक रिस्क को। बीटा इज द मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ ए सिक्योरिटी रिटर्न रिलेटिव टू द रिटर्न ऑफ द ब्रॉड बेस्ड मार्केट पोर्टफोलियो। अब ध्यान से सुनना, पहले तो मैं ये बोलता हूं कि बीटा जो है वो क्या है? बीटा एक माप है। बीटा जो है वो क्या करता है? मेजर करता है। मेजर करने का एक माप हो गया। तो बीटा मेजर करते हैं किसको? सिस्टमेटिक रिस्क को। जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है, बीटा मेजर सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा मेजर करता है किसको? सिस्टमेटिक रिस्क को। ठीक है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक को तो मैं दूर कर सकता हूं, तो उसके लिए मेरा कंसर्न नहीं है, मेरे को घबराहट नहीं हो रही है। लेकिन जितना सिस्टमेटिक रिस्क होगा ना, जितना सिस्टमेटिक रिस्क बढ़ेगा तो उतना मुझे घबराहट ज्यादा होगी। ठीक है ना। और जो हमारा बीटा होता है ना, बीटा क्या करता है? बीटा मेजर करके बताएगा सिस्टमेटिक रिस्क को। मतलब आपकी कंपनी के अंदर जो है, आपकी कंपनी में कितना सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी में कितना सिस्टमेटिक रिस्क है, उसको मेजर करके कौन बताएगा? बीटा। और बीटा करता क्या है? बीटा बेसिकली ये बताता है अगर मार्केट रिटर्न में चेंज होता है तो उसके बेस पर आपकी सिक्योरिटी रिटर्न में जो चेंज हुआ उसको वो बताता है। इसका मतलब अगर मार्केट के बढ़ने पर आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ती है, मार्केट के डाउन होने पर आपकी सिक्योरिटी रिटर्न भी डाउन होती है। ठीक है, कितने परसेंट से डाउन होती है? लाइक मार्केट 10% से बढ़ी, आपकी सिक्योरिटी 10 से बढ़ी है, 15 से बढ़ी है, 20 से बढ़ी है। इस चीज को मेजर जो है वो करके बताएगा कौन? आपको बीटा। तो बीटा जो है वो क्या मेजर करेगा? बीटा इज द मेजर ऑफ ओनली सिस्टमेटिक रिस्क। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। बीटा जो है रिस्क जो है उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बीटा। बट द क्वेश्चन इज कौन से रिस्क को? देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क विच आर एसोसिएटेड टू ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो बीटा जो है वो मेजर करता है ओनली किसको? सिस्टमेटिक रिस्क को। जो सिस्टम की वजह से रिस्क होता है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो, वही आपके मेन कंसर्न का रिस्क होता है, उसी को दूर करता है कौन? उसी को मेजर करता कौन है? बीटा मेजर करता है। तो बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ओके, तो बीटा क्या मेजर करता है? बीटा बेसिकली ये बताएगा कि मार्केट रिटर्न के बेस पर आपकी सिक्योरिटी रिटर्न जो है वो कैसे वर्क कर रही है। मतलब मार्केट के बढ़ने पर सिक्योरिटी रिटर्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या मार्केट के डाउन होने पर सिक्योरिटी रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मेजर करते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द बीटा। ठीक है जी। अब मार्केट रिटर्न को हम जो है वो इंडिकेट करते हैं किससे? मार्केट को हम इंडिकेट करते हैं अपने किससे? सेंसेक्स से या फिर निफ्टी से, मतलब इंडेक्स इंडिकेट करते हैं। पहले एक बार मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको हम ना एक बार यहां तक छोड़ देते हैं। ओके, अब आप समझो एक बार कुछ बात, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, एक तो है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न, और एक होती है जी आपकी मार्केट रिटर्न। ठीक है, जो आपकी मार्केट रिटर्न होती है ना, मार्केट रिटर्न को हम बोलते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं? सिक्योरिटी रिटर्न एक सिक्योरिटी की रिटर्न, और मार्केट रिटर्न सभी सिक्योरिटी, मतलब एक पूरी मार्केट के अंदर, इस पूरी मार्केट में जितनी भी कंपनी हैं उन सभी कंपनी की सिक्योरिटी की जो रिटर्न होती है। ध्यान से सुनना, एक पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उस कैपिटल मार्केट में 36 कंपनी है, हजारों कंपनी है। उन सभी हजारों कंपनी की जो रिटर्न होती है उसका जो एवरेज होता है दैट इज नोन एज मार्केट रिटर्न। ठीक है, सिक्योरिटी रिटर्न क्या होती है? एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, लाइक टाटा कंपनी, टाटा कंपनी की सिक्योरिटी, टाटा कंपनी है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो है टाटा कंपनी का कोई इक्विटी शेयर है, इस शेयर की के ऊपर जो आपको रिटर्न आ रही है। ध्यान से सुनना, एक कंपनी टाटा कंपनी, उस कंपनी का एक इक्विटी शेयर है, वो इक्विटी शेयर पे जो आपको रिटर्न आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिक्योरिटी रिटर्न। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की जो रिटर्न होती है, दिस इज एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, उसकी जो रिटर्न है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिक्योरिटी रिटर्न। और एक पूरी कैपिटल मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी है उन सभी कंपनी की जो एवरेज रिटर्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केट रिटर्न। ओके, अब बहुत सारी कंपनीज है, कैसे पता चलेगा? तो उनके लिए हम लोग एक बेस को लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज इंडेक्स। तो ये सिक्योरिटी रिटर्न को जो इंडिकेट करता है, सिक्योरिटी रिटर्न को इंडिकेट करने वाला जो आपका फैक्टर होता है दैट इज द इंडेक्स। ओके, आपको मालूम है अपने कंट्री के अंदर सबसे बड़े जो है वो दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है जी आपका एनएससी और एक है जी आपका बीएससी। ओके, हाँ जी, ये एनएससी जो होता है ना, इसका जो इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स, उसको बोलते हैं निफ्टी। ये 50 कंपनी का एवरेज होता है। और जो बीएससी है, इसका जो आपका इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। और ये जो है ये 30 कंपनी का जो है वो क्या है? इंडेक्स है। ध्यान से सुनना, मार्केट रिटर्न का मतलब
पूरी कैपिटल मार्केट के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं उन सभी सिक्योरिटीज के रिटर्न को बोलते हैं मार्केट रिटर्न। बट उसको कैसे हम देखते हैं, तो मार्केट रिटर्न को इंडिकेट करता है कौन, इंडेक्स। इंडेक्स दो तरीके का है, ठीक है। हम जनरली जो लेके चलते हैं, हम किसको लेके चलते हैं, बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, 28 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंट्री के अंदर प्रीवेल कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़े जो दो हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो जो आपका एनएससी है, एनएससी का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो है आपका कौन, निफ्टी। मतलब 50 बड़ी बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज हैं ये, 50 बड़ी बड़ी कंपनी, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के रिटर्न में जो भी चेंज होता है उसके बेस पर आप ये इंडेक्स को बनाते हो, ठीक है। ओपनिंग जो आपका प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है उसके बेस पर जो डिफरेंस है उसके बेस पर हम लोग जो है वो इंडेक्स निकालते हैं। तो अगर निफ्टी बढ़ता है तो हम बोलते हैं क्या कि मार्केट बढ़ रही है, और अगर निफ्टी डाउन जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट डाउन जा रही है। सेम अगर हम बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी के अंदर ये जो इंडेक्स बनता है, ये जो एवरेज बनता है वो बनता है 30 कंपनीज के बेस पर। ओके, तो अगर कभी इन 30 कंपनी के शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है तो हम बोलते हैं मार्केट भी बढ़ रही है, और अगर कभी सेंसेक्स डाउन जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट भी क्या है, डाउन है। तो मार्केट की रिटर्न को इंडिकेट करता है कौन है, निफ्टी या सेंसेक्स इंडिकेट करता है। मतलब मार्केट की रिटर्न को इंडिकेट करेगा कौन, इंडेक्स। ओके, और सिक्योरिटी की रिटर्न तो आप निकाल ही सकते हो, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी की रिटर्न देखनी है उसकी बैलेंस शीट में जाओ, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना जी सर। अब ध्यान से सुनना, बीटा क्या बताएगा, बीटा बताएगा अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनो, अगर मार्केट रिटर्न 10% से बढ़ी और उसके बेस पर अगर सिक्योरिटी रिटर्न भी बढ़ रही है, मार्केट अगर बढ़ रही है तो नेचुरल बात है सिक्योरिटी भी जनरली बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे जी पॉजिटिव बीटा आएगा। बीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव बीटा आएगा। अगर कभी ऐसा है मार्केट रिटर्न डाउन है लेकिन अगर सिक्योरिटी रिटर्न बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कैसा बीटा आएगा, नेगेटिव बीटा आएगा। दो तरह का बीटा स्टॉक होता है, एक होता है पॉजिटिव बीटा स्टॉक, वो होता है जो जब मार्केट बढ़ने पर ये भी बढ़े, मार्केट डाउन होने पर ये भी डाउन जाए, मतलब जब पॉजिटिव रिलेशन है। और नेगेटिव अगर रिलेशन होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक सिक्योरिटी का जो बीटा है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर मार्केट 10% से बढ़ रही है और सिक्योरिटी रिटर्न, अगर मार्केट बढ़ रही है सिक्योरिटी रिटर्न बढ़ रही है, पॉजिटिव। मार्केट डाउन हो रही है सिक्योरिटी भी डाउन हो रही है, पॉजिटिव। अगर मार्केट बढ़ रही है बट सिक्योरिटी रिटर्न डाउन हो रही है, नेगेटिव। अगर मार्केट बढ़ रही है और सिक्योरिटी डाउन हो रही है, या मार्केट डाउन हो रही है बट सिक्योरिटी की रिटर्न बढ़ रही है, तो भी क्या होगा, नेगेटिव बीटा होगा। ओके, हाँ जी। लेकिन अगर कभी ऐसा है मार्केट तो बढ़ रही है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, मार्केट बढ़ी 10% से, सिक्योरिटी भी बढ़ी 10% से, तो बीटा आएगा 1। इसका मतलब बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, जो आपका डेल्टा है वो इंडिकेट करता है किसको, चेंज को, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। ध्यान देना, तो परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न में कितना चेंज हुआ, 10 का, मार्केट में कितना चेंज हुआ, 10 का, तो बीटा जो है वो आ गया कितना, 1। बात समझ में आई क्या जी सर। तो बीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या, बीटा का फॉर्मूला हुआ बीटा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। ओके, हाँ जी सर। अब अगर कभी ऐसा हुआ मार्केट रिटर्न जो है वो 10% से बढ़ी, ठीक है, और सिक्योरिटी रिटर्न जो है वो 30% से बढ़ गई, तो अब बताइए तो बीटा क्या होगा। तो सर अगर इस कंपनी का बीटा निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 30/10 इज इक्वल टू 3 टाइम। तो बीटा जितना ज्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो किसी भी सिक्योरिटी का बीटा 3 है, इसका मतलब कि जितना मार्केट में चेंज होगा उस सिक्योरिटी में उसका 3 गुना चेंज होगा। आज तो ठीक है, अगर मार्केट 10% से बढ़ रही है तो आपकी सिक्योरिटी रिटर्न भी 30% से बढ़ रही है। कल को अगर ऐसा हुआ कि मार्केट 10% से डाउन हुई तो भाई साहब आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी क्या होगी, वो भी आपकी 30% से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका बीटा जो है वो कितना है, वो 30 है। बीटा जो है वो कितना है, 3 है। ये बात समझ में आई क्या जी सर। तो बीटा बेसिकली बताएगा कि आपके सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कितना रिस्क है। तो रिस्क को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बीटा। फॉर्मूला फॉर द बीटा कैलकुलेशन इज द परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न क्या होती है बता दिया, सिक्योरिटी रिटर्न क्या होती है बता दिया, बात खत्म हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आ गया, अगर किसी कंपनी का बीटा 3 है तो हम क्या बोलेंगे। देखिए सर, अगर किसी कंपनी का बीटा जो है 3 है, इसका हम बोलेंगे कि वो एक कंपनी ऐसी है जिसका बीटा 1 है और एक कंपनी ऐसी जिसका बीटा 3 है। तो ये जो कंपनी है ये आपकी लेस रिस्की है, वाइल आपकी जो दूसरी कंपनी है जिसका बीटा 3 है वो आपकी मोर रिस्की है। बात समझ में आ रही है क्या। तो हाइयर द बीटा हाइयर द रिस्क।
लेसर द बीटा लेसर द रिस्क। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना बीटा ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि उतना ही वोलेटिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा से बढ़ेगा और अगर डाउन जा रहा है तो ज्यादा से डाउन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर। तो बीटा क्या है आपको मैंने बता दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, बीटा हमेशा जो है वो मेजर करता है हमेशा किसको, सिस्टमैटिक रिस्क को। बीटा जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को मेजर नहीं करता, क्योंकि अनसिस्टमैटिक जो रिस्क होता है जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल, उस रिस्क को हम लोग जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोर्टफोलियो मेकिंग। मतलब हम जो है पोर्टफोलियो क्या होता है कि सारी सिक्योरिटी को एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग सिक्योरिटीज में, मतलब अपने पैसे को अपने फंड्स को एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, तो हम पोर्टफोलियो बना लेंगे। पोर्टफोलियो बना के हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क तो ये तो आपको उठाना पड़ता है, और सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर कौन करके देगा, बीटा मेजर करेगा। ठीक है ना जी सर। अब आ जाओ, अब किसी सिक्योरिटी का अगर बीटा 3 है इसका मतलब वो ज्यादा रिस्की है, किसी का 4 है तो और भी ज्यादा रिस्की है, किसी का 1 बीटा है तो इसका मतलब वो रिस्की कम रिस्की है वो। ठीक है ना, उसमें ओनली मार्केट रिस्क है। तो मार्केट का जो बीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। ध्यान से सुनना, जो मार्केट का बीटा है वो हमेशा क्या होगा, 1। क्यों सर, ऐसा क्यों? फॉर्मूला देख लो, बीटा का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट जी। तो इसका मतलब अगर मार्केट का बीटा निकालना हो तो फॉर्मूला बताओ एक बार क्या रहेगा सर। फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन, किसका निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो वो ऊपर आएगा, बोले तो मार्केट अपॉन बेस क्या होता है, मार्केट परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके जी सर। चलो अब आगे आ जाओ, अब आओ वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं हम दोबारा। अल्टरनेटिवली इट इज एन इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। बीटा जो है वो क्या, इंडेक्स होता है ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स और कंपनी मूवमेंट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विद द मार्केट रिटर्न। मतलब मार्केट रिटर्न के बेस पर जो है वो कंपनी की सिक्योरिटी के रिटर्न में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे बीटा। बीटा फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो एज मेजर किया जाएगा बाय द ब्रॉड बेस मार्केट इंडेक्स। मार्केट का जो बीटा होता है वो निकालते हैं किसके बेस पर, मार्केट के इंडेक्स के बेस पर, और वो हमेशा मार्केट का जो बीटा होता है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, 1 रहता है। ठीक है जी। आगे बीटा कोफिशिएंट ऑफ 1 का मतलब जो है वो क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है कि मार्केट जैसे बिहेव करती है आपकी सिक्योरिटी भी सेम वैसे ही बिहेव करती है। मार्केट बढ़ रही है आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न भी बढ़ेगी, मार्केट डाउन जा रही है आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न भी डाउन जाएगी। अगर मार्केट 30% से बढ़ रही है तो आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न भी 30% से बढ़ेगी, अगर मार्केट 30% से डाउन जा रही है तो आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न जो है वो भी 30% से डाउन जाएगी। मतलब अगर कंपनी कोई एक कंपनी है जिसके सिक्योरिटी का बीटा 1 है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल मार्केट के साथ में क्या है, मैचेबल है। आइए पढ़ते हैं। बोलता है बीटा कोफिशिएंट ऑफ 1 would imply that the risk of the specified security is equal to the market। की रिस्क जो है वो बराबर है किसके, मार्केट के। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरो कोफिशिएंट, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीटा जीरो का मतलब रिस्क है ही नहीं, बीटा 1 है तो इसका मतलब ओनली मार्केट रिस्क है, और जब 1 से ऊपर होता रहेगा तो बीटा बढ़ता, मतलब रिस्क बढ़ता रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका बीटा जो है वो क्या है, 0 है, तो 0 का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो रिस्क। तो वो कौन सी होती है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनके अंदर जो है वो रिस्क क्या होता है, 0 होता है, लिखा हुआ है। The interpretation of the zero coefficient is that there is no market related risk to the investment। नेगेटिव कोफिशिएंट क्या होता है, जब आपकी सिक्योरिटी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है मार्केट से, मतलब मार्केट बढ़ रही है और आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न डाउन हो रही है, या मार्केट डाउन हो रही है और आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न बढ़ रही है, तो वहां पे आपका जो बीटा रहेगा वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव। स्पेशली गोल्ड के केस में ऐसा होता है। देखिए जनरली हम लोग पैसा जो है वो लगाते हैं कहां पे, 2 जगह पे, या तो हम लगाते हैं कमोडिटी मार्केट में, ठीक है, या लगाते हैं हमारे कैपिटल मार्केट में। मतलब अब लोग क्या करते हैं, अगर शेयर मार्केट के अंदर अगर ज्यादा पैसा नहीं बना तो वहां से पैसा निकालेंगे और लगाएंगे कहां पे, गोल्ड में। गोल्ड में लगाएं तो गोल्ड का एक तरफ मार्केट डाउन जा रही है उधर, और दूसरी तरफ गोल्ड का रेट बढ़ेगा। तो इन दोनों के अंदर जो है वो जनरली रिलेशन कैसा पाया जाता है, आपका नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका बीटा भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर मार्केट बढ़ रही होती है, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, अगर कैपिटल मार्केट बढ़ रही है तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल लेंगे और लगाएंगे कैपिटल मार्केट में। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरफ मार्केट तो बढ़ रही है बट गोल्ड कम हो रहा है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा उल्टा होता है कि मार्केट डाउन जा रही है तो लोग पैसा मार्केट से निकाल लेंगे और लगाएंगे कहां पे, गोल्ड में। एक तरफ मार्केट डाउन हो रही है लेकिन गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग जो है वो ये बोलते हैं कि जनरली गोल्ड के केस में जो बीटा रहता है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब है जब मार्केट के अपोजिट हम लोग, हमारी सिक्योरिटी जो है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है। पढ़ते हैं, A negative coefficient would indicate a relationship in the opposite direction। जब रिलेशनशिप कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। The
गोइंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो ये ध्यान रखना, द गोइंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है मार्केट का फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क is called the security market line. With reference to the cost of capital perspective, CAPM describe करता है relationship between the required rate of return or the cost of equity capital and the non-diversifiable or the relevant risk of the firm as reflected in its index of the non-diversifiable risk, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा। ठीक है जी। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, के इज इक्वल टू आर एफ, आर का मतलब रिस्क फ्री, प्लस में बीटा इंटू आर एम माइनस में आर एफ। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ द क्या, कैसा, रिस्क फ्री, ये तो मिलना ही मिलना चाहिए, प्लस में बीटा इंटू आर एम माइनस में आर एफ। ये आर एम माइनस में आर एफ करूंगा तो इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे, रिस्क प्रीमियम। अगर आप मार्केट रिस्क उठाओगे, अब ध्यान से सुनना एक बार, इसको भी मैं थोड़ा सा और भी क्लैरिटी से लेके आता हूं। देखो, मार्केट रिटर्न आज की डेट में चल रही है, मार्केट रिटर्न वो चल रही है मान लो 15%। ठीक है, ये मार्केट रिटर्न है। और अगर आप लगाएंगे पैसा कहां, मतलब अगर आप मार्केट में पैसा लगाओगे तो कमाओगे 15%, और अगर आप पैसा लगाओगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी में तो वहां पे रिस्क फ्री जो रिटर्न आ रही है आपकी वो आ रही है मान लो 10%। इसका मतलब अब ये बताओ, रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जीरो रिस्क है, बोलो हाँ जी। तो अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाओगे तो कितने कमाइए, 10। इसका मतलब यहां पे जो बीटा है वो क्या है, जीरो है। यस, और मार्केट रिटर्न अगर आप कमा रहे हो मतलब 15%, तो यहां पे आपने कितना रिस्क उठाया है, उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, बोलो हाँ जी। तो मार्केट जो रिस्क है वो कितना है, 1 होता है हमेशा जी। मतलब अगर एक का आपने रिस्क उठाया, ठीक है, अगर मार्केट रिस्क उठाया तो कितना फालतू मिलेगा, मुझे बस ये बता दो। सर अगर बिल्कुल भी रिस्क उठाएंगे तो भी कम से कम कमाएंगे कितना, 10, और अगर रिस्क उठाएंगे तो कमाएंगे कितना, 15। इसका मतलब अगर एक का मार्केट रिस्क उठाऊंगा तो मुझे कितना एडिशनल अमाउंट मिलेगा, मुझे ये बता दीजिए। सर देखिए, अगर रिस्क ज्यादा उठाओगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम भी आपको मिलेगा, बट द क्वेश्चन कितना मिलेगा, तो इनका डिफरेंस देख लो। रिस्क फ्री बिल्कुल भी रिस्क नहीं है तो 10 मिलेगा, रिस्क उठाऊंगा तो 15 मिलेगा, तो मतलब कितना फालतू मिल रहा है, 5% का मिल रहा है। तो ये जो 5% है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब जो है वो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर आप मार्केट रिस्क उठाओगे तो उसके बदले में आपको जो प्रीमियम मिलेगा डेट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये बात समझ में आ गई जी सर। तो अगर एक का रिस्क उठाओगे तो कितना फालतू प्रीमियम आपको मिलना चाहिए, 5 का। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई कंपनी है उसके सिक्योरिटी का बीटा जो है वो 2 है, अब बताओ कितना मिलना चाहिए। सर अगर 2 है ना तो आप ये देखो, जीरो रिस्क पे 10 तो मिलना चाहिए, हाँ जी। वही अगर एक का अगर मैं रिस्क उठाता हूं, एक मतलब मार्केट का रिस्क उठाता हूं तो मुझे मिलना चाहिए 5 फालतू। और अगर मैं डबल रिस्क उठा रहा हूं, अगर बीटा 2 है तो मुझे जो है वो मार्केट रिस्क प्रीमियम का कम से कम डबल मिलना चाहिए, मतलब 10 तो मिलना चाहिए, प्लस में 2 इंटू में 5 बोले तो मुझे 20 का रिटर्न मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या। तो जितना आपका बीटा बढ़ता रहेगा उतना ही मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो आपका ऐड ऑन होता रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल को अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी जिसका बीटा जो है वो है 5, इसका मतलब ये है मार्केट का बीटा 1 होता है, एक के रिस्क पे कितना फालतू प्रीमियम जो है वो आपको मिलना चाहिए 5% का। अगर आप 5 गुना रिस्क उठाओगे तो आपको जो प्रीमियम है वो भी 5 गुना मिलना चाहिए। तो कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो आपको 10 तो मिले ही मिलेगा क्योंकि वो तो रिस्क फ्री है आपका, और प्लस में 5 बीटा इंटू में मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना 5, तो आपको मिलेगा 10 प्लस में 25 बोले तो कितना 35%। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, ये समझ में आ गया क्या जी सर। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। फॉर्मूला ये बनेगा के कैसे निकालेंगे, ऑन द बेस ऑफ रिस्क फ्री, ये तो मिलना चाहिए, प्लस में बीटा इंटू आर एम माइनस में आर एफ। आर एम का मतलब मार्केट रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट, आर एम रिटर्न ऑफ मार्केट, और आर एफ मतलब रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ओके, इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, रिस्क प्रीमियम। हाँ जी, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कंप्यूट कर लेंगे, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस में बीटा इंटू आर एम माइनस में आर एफ। तो के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द रिस्क फ्री एसेट, आर एम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट दैट कैन बी व्यू एज द एवरेज रिटर्न ऑन ऑल द एसेट, और बी का मतलब द बीटा कोफिशिएंट। आइए एक फॉर्मूला के थ्रू हम देख भी लेते हैं इसको।
बीटा मान लो किसी कंपनी का 1.5, रिस्क फ्री है 8%, मार्केट रिटर्न जो है वो है 12%। तो KE निकालो, KE कैसे निकालते हैं? KE इज इक्वल टू RF, रिस्क फ्री कितना है? कम जी, बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाओगे तो भी 8% तो रिटर्न मिलेगा जी सर। प्लस में बीटा, कंपनी का बीटा कितना है? 1.5 है, मार्केट का बीटा है, मार्केट का बीटा 1 होता है। अगर एक का रिस्क उठाते हैं तो कितना फालतू, मार्केट दे रही है 12%, कितना फालतू मिलता? 4% फालतू मिलता। और अगर 1.5 का रिस्क उठाओगे तो भैया प्रीमियम भी 1.5 गुना होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे? RF कितना? 8 प्लस में बीटा 1.5 इंटू RM कितना? 12 माइनस में RF कितना? 8। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया जी हमारा रिस्क प्रीमियम। बोलो हाँ जी, ये रिस्क प्रीमियम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, तो ये कितना फालतू हो गया? 6। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14%। 14% जो है वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके जी सर। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको कंप्यूट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म है, ये बोलता है जितना रिस्क क्या होगा बढ़ेगा उतना रिटर्न भी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा बढ़ना चाहिए। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रिस्क बढ़ रहा है तो एडिशनल रिस्क तभी उठाना चाहिए जब उसको कंपनसेट करने के लिए एडिशनल रिटर्न भी आपको मिल रही है। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ये क्या है? देखिए रिटेन अर्निंग आपको मैंने बताया वो क्या होता है, जो आपकी अर्निंग होती है, अर्निंग के 2 हिस्से करते हैं हम लोग। अगर अर्निंग को मल्टीप्लाई कर दें DP रेशियो से तो निकल के आएगा क्या? DPS, डिविडेंड पर शेयर। और अगर अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हैं रिटेंशन रेशियो से, किससे? रिटेंशन रेशियो से, तो निकल के जो है वो आएगा क्या? रिटेन्ड EPS। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रिटेन्ड अर्निंग। ओके अब रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग वो अर्निंग का वो पोर्शन जो हमने जो है वो क्या कर लिया है? रिटेन कर लिया, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। हाँ जी। अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भाई रिटेन अर्निंग तो वो है जो आपकी कंपनी के अंदर ही पैसा पड़ा है, अगर आप उस पैसे को यूज करेंगे तो कॉस्ट कहां से आई? कॉस्ट तो वो है ना जो बाहर के लोगों को पे करनी होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये रिटेन अर्निंग का पैसा, मेरा एक बात समझिएगा बस, अगर ये पैसा जो हमने रिटेन करके रख लिया, अगर ये हम रिटेन ना करते तो बताइए क्या करते? सर अगर इसको रिटेन ना करते तो नेचुरल बात है इसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते। अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर ये पैसा हम भेज देते, और किसको भेजते? ये पैसा देते हम किसको? शेयर होल्डर को। तो क्या वो शेयर होल्डर उस पैसे को क्या करता? सर कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करता, और अगर इन्वेस्ट करता तो क्या उसके ऊपर वो कोई ना कोई रिटर्न कमाता? हाँ जी सर, रिटर्न कमाता। तो क्या आपने अगर वो पैसा उसको नहीं दिया, अपने पास ही रख लिया, तो क्या ये रिटर्न उस इन्वेस्टर ने फोरगोन कर दिया या नहीं कर दिया? मुझे बस ये बता दीजिए। जी सर। तो क्या ये भी आपके लिए एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है या नहीं है? मुझे बस ये बता। माना बाहर के लोगों को पे नहीं करना, लेकिन अगर ये मैं रिटेन ना करता, रिटेन ना करके ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो भाई ये पैसा वो कहीं ना कहीं लगाता और कुछ ना कुछ कमाता। लेकिन क्योंकि मैंने अपने पास ही रिटेन कर लिया, ये पैसा मैंने ही अपने पास रिटेन कर लिया, कंपनी ने अपने पास ही रख लिया, तो क्या इन्वेस्टर की जो इनकम हो सकती थी फ्यूचर में, क्या वो रुक गई या नहीं रुकी? बस ये बता दीजिए। हाँ जी सर, रुक गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिटेन अर्निंग है उसकी भी कॉस्ट होती है। हाँ वो बात अलग है कि उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, बाहर के लोगों को पे नहीं करना, बट उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। आइए पढ़ते हैं कॉस्ट रिटेन अर्निंग को। बोलता है रिटेन अर्निंग एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिफर है फ्रॉम द अदर सोर्स लाइक डेट, प्रेफरेंशियल इक्विटी से। यूज ऑफ द डेट एसोसिएट विद द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द सप्लायर ऑफ द फंड एंड ऑफन रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एट सम प्री डिटरमाइंड डेट। बोलता है अगर डेट को यूज करते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है प्री डिटरमाइंड डेट को। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टिपुलेशन जो है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में? प्रेफरेंस के साथ में, क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर भी फिक्स रेट से डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर बात करते हैं इक्विटी शेयर का, ऑल्दो ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि प्री डिटरमाइंड पेमेंट होगा, इतना पेमेंट होगा, लेकिन एक सर्टेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड तो होता है जो प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। डेट रिटेन अर्निंग डू नॉट, लेकिन रिटेन अर्निंग में ऐसा कुछ भी फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं होता टू बिकम ए सोर्स ऑफ फंड इज ऑब्वियस। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो ऑब्लिगेशन, ना तो फॉर्मल ना ही implied on a firm to pay return on the retained earning। ऊपर से अगर देखें तो लगता है retained earning appear that it has to carry no cost since they represent fund which have not been raised from the outside। इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये वो फंड है जो हमने बाहर से थोड़ी उठाए, वो तो कंपनी में पड़े थे।
लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, द कंटेंशन, आपकी ऐसी भावना डेट रिटेन्ड अर्निंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी दे डू इन्वॉल्व कॉस्ट लाइक एनी अदर कॉस्ट। आप ये सोच रहे हैं कि रिटेन अर्निंग की कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो ये सही नहीं है। रिटेन अर्निंग की भी अपनी कॉस्ट होती है। इट इज ट्रू दैट ए फर्म इज नॉट ओब्लाइज, माना ये बात सही है कि फर्म ओब्लाइज नहीं है टू पे ए रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, आपको रिटेन अर्निंग पे हमको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, माना। बट रिटेंशन ऑफ अर्निंग, लेकिन अगर हमने वो पैसे को रिटेन कर लिया, इसकी इंप्लीकेशन ये है कि शेयर होल्डर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर अर्निंग वर नॉट रिटेन, अगर अर्निंग को रिटेन ना किया जाता, दे वुड हैव बीन पेड, तो उसको पे करते किसको? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे। जी, इन अदर वर्ड्स रिटेंशन ऑफ अर्निंग इंप्लाइज, अगर हमने रिटेन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? हमने विदहोल्ड कर लिया डिविडेंड फ्रॉम द होल्डर। तो हमने जो डिविडेंड हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं वो हमने क्या कर दिया? रोक लिया। व्हेन अर्निंग आर दस रिटेन, जब अर्निंग को रिटेन किया जाता है, शेयर होल्डर को फोर्स किया जाएगा कि वो छोड़ें किसको? डिविडेंड को। जब अर्निंग को हम रिटेन करते हैं तो शेयर होल्डर को डिविडेंड को छोड़ना पड़ता है, ठीक है जी। द डिविडेंड फोरगोन, और जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर ने छोड़ दिया, जो कंपनी ने रिटेन कर लिया, उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर कुछ ना कुछ तो कमाई करता, अगर वो पैसा उसको मिलता, लेकिन वो मिला ही नहीं, तो वो जो कमाई जो उसने छोड़ दी है, जो कमाई छोड़नी पड़ गई, उस कमाई को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट फॉर द रिटेन्ड अर्निंग। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दस रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रिटेन अर्निंग में क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है ना, वो होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इन अदर वर्ड्स, द फर्म इज इम्प्लिसिटली रिक्वायर्ड टू अर्न ऑन द रिटेन अर्निंग एटलीस्ट, कम से कम फर्म को कमाना चाहिए कितना? अब बताओ फर्म को कम से कम कितना कमाना चाहिए? सर फर्म को कम से कम इतना तो कमाना चाहिए कि अगर वो पैसा कंपनी जो है वो देती शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर जितनी कमाई करता उतना तो आप कम से कम कमाओ, ताकि शेयर होल्डर का नुकसान ना हो। तो required to earn on the retained earning at least equal to the rate that would have been earned by the shareholder if they were distributed to them. This is the cost of retained earning. इसी को बोलते हैं cost of retained earning. Therefore, the cost of retained earning may be defined as the opportunity cost in terms of the dividend foregone by or withheld from the equity shareholder. फॉर्मूला जो है इसका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर का इज इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस में परसेंटेज ब्रोकरेज और फ्लोटेशन कॉस्ट। तो के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अगर निकालना उसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी आएगी, तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी, और उसमें से माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम उसको पैसा दे भी देते तो वो कहीं ना कहीं तो लगाता तो नेचुरल बात है ब्रोकरेज कुछ तो पेमेंट करना होता है, तो उसको बस माइनस कर लो इसमें से, तो निकल आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन देख लेते हैं। लो जी, फारिग करते हैं इसको। के ई 12% है, ये एक्सपेक्ट किया गया कि 2% जो है वो क्या आएगा जी? आपका ब्रोकरेज कॉस्ट आएगा, जो शेयर होल्डर विल हैव टू पे, उसको पे करना पड़ता अगर वो इन्वेस्ट करेगा अपने डिविडेंड, जो पैसा हमने उसका रिटेन कर लिया, अगर वो उसको डिविडेंड के तौर पे देते, उसको वो आगे लगाता, कहीं पे भी लगाता, तो उसको ब्रोकरेज का कॉस्ट पे करना पड़ता कितना? 2% का, ठीक है। इन अल्टरनेट सिक्योरिटी द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बताइए कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर इज इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस में ब्रोकरेज। के ई कितने? 12% इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है? 2% का, तो 2% तो 2/100, तो कैसे करते हैं? 0.02। ओके, तो आप निकालेंगे, ये आ गया 11.76। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, इस तरीके से निकलता है कॉस्ट फॉर रिटेन्ड अर्निंग। कर सकते हो? बोलो जी सर। तो यहां पे आपको चारों तरह की कॉस्ट जो है वो आपकी क्या हो गई है? फारिग हो गई है। अब इन चारों कॉस्ट पे, ये चारों की जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये चारों स्पेसिफिक कॉस्ट के बेस पर निकलती है आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए अब देखते हैं ओवरऑल कॉस्ट को। कंप्यूटेशन ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपोजिट कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट, इसी को ओवरऑल कॉस्ट को बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट, उसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? के डब्ल्यू या के ओ, इसको के ओ से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो के ओ ओवरऑल कॉस्ट या के डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा के डी इंटू वेट डी। सिग्मा मतलब ऐड करेंगे किसको? के डी जो कॉस्ट ऑफ डेट है इंटू में वेट डी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में के पी इंटू वेट पी प्लस के ई इंटू वेट ई प्लस में के आर इंटू वेट आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बस समझाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। बोलते हैं जी आफ्टर टैक्स स्पेसिफिक कॉस्ट आ गई है, हर एक उसकी सोर्स की कॉस्ट आ गई है। के डी है 10%, के पी है 12%, के ई आ गया 15%, ठीक है। और आपने जो पैसा लगा रखा है कंपनी ने, वो लगा रखा है डिबेंचर से उठा रखा है 3 लाख रुपए, प्रेफरेंस से उठा रखा है 2 लाख और इक्विटी से उठा रखा है 5 लाख। तो टोटल पैसा जो कंपनी उठा रखा है वो कितना उठा रखा है? 10 लाख का,
ये बात समझ में आ रही है जी सर। अब इसके बेस पर आप निकालो KO। क्या निकालोगे? KO। कैसे निकालोगे बताओ एक बार सर। KO निकालने के लिए देखो, सबसे पहले सोर्स देख लो। सोर्स कौन सा? डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है जी। ये इनकी बुक वैल्यू है, हाँ जी। इसके बेस पर वेट निकाल लो। वेट कैसे निकलता है? ये जो टोटल है इसको 1 मान लो, ये टोटल को 1 मान लिया। अब इस 10 लाख में इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो वेट कितना हो गया? ये 0.5 है, ये 0.2, ये 0.3। मैंने वेट निकाल लिया। वेट कैसे निकालते हैं? 3/10 इंटू में 100 कर दो। 3/10 करोगे इस तरीके से, या 3/10 इंटू में 1 कर दो, ठीक है। ये आपका वेट आ गया। तो क्या आ गया? 0.3। फिर इसका निकालना है 2 लाख अपन में 10 लाख कर दो 0.2, 5 लाख अपन में 10 लाख कर दो 0.5। लेकिन ये ध्यान रखना, जो टोटल ऑफ वेट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1। तो टोटल ऑफ वेट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। कोस्ट पता ही है, क्वेश्चन में देख लिया 10, 12, 15। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये इनकी वेटेड कॉस्ट आ जाएगी। तो 10 इंटू में 0.3 3, 12 इंटू में 0.2 2.4 और 15 इंटू में 0.5 7.5। इसको मैं जब ऐड कर लूंगा, ये इसका समीशन हो गया, ये हो गया 12.9%। दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कैसे निकलती है? जो भी आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट होती है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ में? विद देयर रिस्पेक्टेड वेट के साथ में। तो ऊपर ये देखो, ये फॉर्मूला था आपका। फॉर्मूला क्या था? KW इज इक्वल टू सिग्मा, ऐड करना है, हाँ जी करना है, किसको? KD कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट डी। जो डिवेंचर का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करो कॉस्ट से, प्लस KP इंटू वेट P, प्लस KR इंटू वेट R, प्लस KE इंटू वेट E। ये सबको आप जब कर लेंगे, इसका जो समीशन होता है, जो एडिशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? KW, इसी को बोलते हैं KO। ओके। तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलती है? ओवरऑल कॉस्ट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द वेटेड कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक जो सोर्स है, जो स्पेसिफिक सोर्स है आपके अलग अलग, उनकी जो कॉस्ट होती है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो जो भी कॉस्ट आएगी उसका एडिशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये टाइप ऑफ वेट का कॉन्सेप्ट है, ये आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना। सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। आप समरी पे आ जाएगा जल्दी से। समरी में सबसे पहले कैपिटल लाइक एनी अदर फैक्टर प्रोडक्शन हैज अ कॉस्ट। कैपिटल की भी जैसे अलग अलग आपके फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लाइक लैंड, उसकी कॉस्ट होती है क्या? लैंड के बदले में अपने को जो है वो रेंट। लेबर की कॉस्ट होती है क्या? लेबर के बदले में वेजिस। एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट होती है क्या? प्रॉफिट। उसी तरह कैपिटल की भी अपनी कॉस्ट होती है, जिसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? इंटरेस्ट से उसको इंडिकेट करते हैं। तो बोलता है कैपिटल जैसे अदर फैक्टर प्रोडक्शन, उसी तरह कैपिटल भी एक फैक्टर प्रोडक्शन, उसकी भी अपनी एक क्या होती है? कॉस्ट होती है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या होती है? इट इज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज बाय इट। ठीक है। WSCC जो है वो क्या? एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है FM में। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा? वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इर्द गिर्द घूमता रहेगा किसके? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, जिसको कॉस्ट बोल दो या इसको KO बोल दो, इसी के बेस पर हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? कि अपने को किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपका, वो यही है। ठीक है ना? पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए में किसी भी प्रोजेक्ट को इफ यू हैव टू अंडरटेक इट, देन यू हैव टू कंपेयर इट विद द किससे? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ में। ठीक है। आगे इन जनरल इफ ए फर्म यूज करता है डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, तो उसका WSCC कैसे निकलता है? इट इज द एडिशन ऑफ द वेटेड स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है। WSCC जो है वो राइट डिस्काउंटेड होता है फॉर ए प्रोजेक्ट का डेट एंड कार्बन कॉपी होती है फर्म एग्जिस्टिंग बिजनेस का। हाउएवर जबकि प्रैक्टिस में WSCC को हम बेंचमार्क हर्डल रेट के तौर पे जो है वो यूज करते हैं, जो कि वेरीड करता है। आगे सिंस डेट एंड प्रेफरेंस स्टॉक एंटेल मोर और लेस फिक्स पेमेंट, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ डेट एंड द प्रेफरेंस इज रिलेटिवली इजी। तो उनको निकालना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उनके लिए फिक्स पेमेंट होती है। डिबेंचर की फिक्स पेमेंट इंटरेस्ट होती है, प्रेफरेंस की फिक्स पेमेंट डिविडेंड होती है, तो उसको निकालना भी इजी रहता है। सिंस इंटरेस्ट ऑन डेट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट जो है, इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो टैक्स डिडक्टेबल नेचर का है। P&L के डेबिट साइड पे आप लेके आते हैं, तो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को हम पहले एडजस्ट करेंगे किससे? टैक्स फैक्टर से। उसके बेस पर अराइव होगी क्या? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सिंपली इक्वल है किसके? यील्ड के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? डिविडेंड यील्ड प्लस में एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कैसे निकालेंगे? डिविडेंड यील्ड लो, जो प्लस में ग्रोथ ऐड कर लो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग द WSCC मार्केट वैल्यू प्रोपोजिशन जो है उसको रिकमेंड करते हैं। मतलब जब भी आपने ओवरऑल कॉस्ट निकालनी हो तो हमेशा मार्केट वैल्यू के बेस पर आप निकालेंगे। मतलब जो वेट लेंगे वो मार्केट वैल्यू वेट को लेके चलते हैं हमेशा।
आगे WACC टेंड टू राइज एज द फर्म सीक मोर एंड मोर कैपिटल। जितना आप कैपिटल ज़्यादा लेंगे उतना ही आपका जो वेटेड कॉस्ट है वो आपकी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ए शेड्यूल और द ग्राफ जो शो करता है रिलेशन बिटवीन द एडिशनल फाइनेंसिंग एंड WACC को, उसको बोलते हैं वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल। ठीक है जी। डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमम कैपिटल बजट यू हैव टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट विद द किससे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल। तो उसके बेस पर आप देखोगे कि क्या कैपिटल बजट जो हमारा ऑप्टिमम है या नहीं है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया, थोड़ा देख लेना। आगे बोलता है देयर आर टू वे ऑफ हैंडलिंग द फ्लोटेशन कॉस्ट। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको हैंडल करने दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है आप उसको कॉस्ट में से कम कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि कॉस्ट को तो सेम रखो। ठीक है ना। एक तरीका तो क्या था, आप उसको एडजस्ट कर लो किसके साथ में। वन अप्रोच इज टू एडजस्ट द WACC, मतलब आप ओवरऑल कॉस्ट को एडजस्ट कर लो किसके साथ, फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि WACC को तो अनचेंज रखो, ठीक है, बट उसको फ्लोटेशन कॉस्ट को अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लो। तो दो तरीके हैं जिसके बेस पर फ्लोटेशन कॉस्ट को आप अपने कंसीडर करेंगे। एक तरीका तो ये है कि कॉस्ट में देख लो, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप फ्लोटेशन कॉस्ट को जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट माने, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहती है, अलग अलग रहती है, लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट है पूरी फर्म की वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कर लोगे जी सर। ये हो गया जी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो आपका KD है वो सबसे कम होता है, कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम होती है, इससे ऊपर होती है KP और उससे ऊपर होती है KR। सॉरी KR नहीं KE। वैसे तो KR है, KR से भी ऊपर। चलो मैं ये भी करवा देता हूं, मतलब ये आपका मेन है। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा ये मानते हैं KD KP और KE, तो हमेशा ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है वो सबसे कम होता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है। तो KD हमेशा कम है, KD इज लेस देन KP इज लेस देन KE। सो सबसे ज्यादा रिस्क KE इक्विटी में, तो वहां उसकी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा। सबसे कम रिस्क डेट में, तो उसकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी। तो रिस्क अगर कम है तो नेचुरल बात है इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम। इसका रिस्क अगर ज्यादा है तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या जी सर। तो ओवरऑल जब डिसीजन मेकिंग आप करेंगे तो इसके बेस पर करेंगे, KD ऑलवेज लेस देन KP और KP इज ऑलवेज लेस देन KE। ओके, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो KD लेस देन KP लेस देन KR और लेस देन KE, ऐसा भी हो सकता है। कर सकते हो क्या जी सर। लो जी, ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे कैपिटल बजटिंग और फिर वर्किंग कैपिटल पे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।